वेलकम स्टूडेंट्स, एक नई क्लास। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो हमने जो छोड़ा था, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया था और प्रोटीन्स के डीनेचुरेशन को समझाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स में अपना नेक्स्ट जो बायोमोलिक्यूल है दैट इज एंजाइम। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे एंजाइम्स की। एंजाइम्स क्या होते हैं? ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, 3-4 दिन के गैप से आ रहा है, तो वो थोड़ा वर्किंग कंडीशंस के कारण वीडियो नहीं आया था, लेकिन आगे कंटिन्यूटी रहेगी। अब हम अपना यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करते हैं, एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स होते क्या है ना? तो ये इस चैप्टर में हमने दो मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए हैं। एक हमने पढ़ लिया है कार्बोहाइड्रेट्स और दूसरा हमने पढ़ लिया प्रोटीन्स। दो मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं और तीसरा हमारा आता है एंजाइम्स। हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स पर। ठीक है, उसके बाद नया नेक्स्ट अपना मॉलिक्यूल आता है एंजाइम्स एंड व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्चुअली एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। एक्चुअली एंजाइम्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट कुछ केमिकल्स होते हैं विच एक्ट्स लाइक केमिकल कैटलिस्ट। मतलब क्या है? जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ रसायन है जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक होता है। एक्चुअली कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करते हैं। किसी भी रिएक्शन के जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, रिएक्शन से जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनता है, उस नंबर ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। तो एंजाइम्स को एक कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं इनको? एक्चुअली दीज आर present in body and these chemical substance increase the rate of reaction in body। यानी हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं और इसीलिए इनको बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म में होने वाली केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन आर नोन एज एंजाइम्स एंड ऑल्सो नोन एज बायोकैटलिस्ट। यानी वे पदार्थ, वे रासायनिक पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी में यानी मानव शरीर में या शरीर में जंतुओं के शरीर में उपस्थित होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं को, जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनके गति को बढ़ा देते हैं, तो उनको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट यानी जैव उत्प्रेरक या एंजाइम। ठीक है, एंजाइम का दूसरा नाम जैव उत्प्रेरक होता है, बायोकैटलिस्ट होता है। ये तो बात हो गई एंजाइम्स की कि एंजाइम्स होते क्या हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो कुछ स्पेसिफिक होते हैं, उनका जो वर्किंग होती है वो स्पेसिफिक होती है, उनका कैरेक्टर स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब है वो विशिष्ट होते हैं। मतलब क्या है? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। ठीक है, तो एंजाइम विशिष्ट होते हैं। क्यों होते हैं विशिष्ट? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करता है। ठीक है, मतलब क्या है? किसी शरीर में होने वाली किसी एक रिएक्शन को कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक विशेष एंजाइम ही काम करके देगा। कहने का मतलब है जैसे कोई भी लॉक, कोई भी ताला एक पर्टिकुलर चाबी से ही खुलेगा। कोई एक ताला हर किसी चाबी से नहीं खुल सकता, उसके लिए पर्टिकुलर एक की होगी और उस की के थ्रू ही उस लॉक को हम खोल सकते हैं। इसी तरीके से एंजाइम्स भी स्पेसिफिक होते हैं और पर्टिकुलर किसी एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम डिसाइडेड है। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम यहाँ पर देखें C12H22O11 प्लस H2। अब यहाँ पर ये जो है ये लैक्टोस है, ये लैक्टोज शुगर है। और हमारी बॉडी में जब हम लैक्टोज शुगर इनटेक करते हैं, लैक्टोज शुगर कहाँ से लेते हैं? लैक्टोज शुगर हमको मिलती है फ्रॉम मिल्क, इट इज प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क से अगर हम मिल्क लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या पहुंचता है? लैक्टोज पहुंचता है और वहां से वो कन्वर्ट होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6।
अब ये डिकम्पोजिशन जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ये डिकम्पोजिशन अगर इस तरीके से ही होगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको जल्दी से रिड्यूस करने के लिए, जल्दी से तोड़ने के लिए यहाँ पर काम करता है हमारी बॉडी के अंदर लैक्टेज एंजाइम। ठीक है, लैक्टोज को डिकम्पोज करने के लिए क्या आ रहा है, लैक्टेज एंजाइम आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर C12H22O11, इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर ये जब हाइड्रोलाइज होगा, जैसे ये सुक्रोस है, तो सुक्रोस यहाँ पर जब हाइड्रोलाइज होगा तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6 ये देगा। ठीक है, अब ये इनके बारे में आपको पढ़ना है कि क्या क्या है, ये तो फॉर्मूले सेम है सबके, तो इसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट के वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसमें सबको एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पर ये ग्लूकोज होता है, ये फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज के डिकम्पोजिशन से, डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि वहाँ से ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है, यहाँ से गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। और कौन सा ग्लूकोज होता है, कौन सा गैलेक्टोज होता है, ये हमने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब बात ये है कि यहाँ पर ये सुक्रोज है। ठीक है, सुक्रोज जो नॉर्मल शुगर होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं, और इसका डिकम्पोजिशन जब होगा हमारी बॉडी में तो वहाँ पर एंजाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या, ये हमारी बॉडी से कौन सा एंजाइम यूज होता है, हमारी बॉडी से यहाँ पर यूज होता है इन्वर्टेज। इसमें क्या लिखेंगे, इन्वर्टेज। और अगर इन्वर्टेज नहीं याद है तो हम लिख सकते हैं सुक्रेस। इन्वर्टेज के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, सुक्रेस लिख सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि किसी पर्टिकुलर जो शुगर है उसका डिकम्पोजिशन होना है, पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को अगर परफॉर्म कराना है तो वहां पर एक पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करेगा। हम उसी बात को कह रहे हैं कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। मतलब क्या, अगर सुक्रोज का डिकम्पोजिशन हो रहा है, सुक्रोज का डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो वहां पर इन्वर्टेज ही काम करेगा, सुक्रेज ही काम करेगा। अब इसकी जगह पर अगर लैक्टेज आ जाएगा यहाँ पर तो वर्किंग होगी नहीं। मतलब क्या है, एंजाइम लैक्टेज लग रहा है और डिकम्पोज किसको करना है, सुक्रेज को, दैट इज नॉट फ्रूटफुल, वो काम नहीं करेगा, उसका कोई वर्क नहीं है वहां पर। इसका मतलब ये है कि हम जो है किसी एक ताले में, तो मतलब कह सकते हैं कि हम टाटा की गाड़ी में और जो है हुंडई की चाबी यूज कर रहे हैं, मतलब किसी एक गाड़ी की चाबी दूसरी गाड़ी में यूज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को डिकम्पोज करना है तो पर्टिकुलर एंजाइम ही काम करेगा, कोई दूसरा एंजाइम काम नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम इज आल्सो स्पेसिफिक। यानी किसी भी एंजाइम का काम जो है वो विशिष्ट होता है, यानी कोई एक एंजाइम किसी एक विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका कैरेक्टर होता है। अब बात आती है इसकी नेमिंग की, एंजाइम्स की नेमिंग कैसे करेंगे। एंजाइम्स का जो नोमेनक्लेचर है, तो उस नोमेनक्लेचर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर की बात करें एंजाइम्स का, तो एंजाइम्स आर नेम्ड आफ्टर द रिएक्टेंट ऑन विच इट रिएक्ट्स। मतलब क्या है कि किसी भी एंजाइम का जो नेमिंग है वो उस रिएक्टेंट के बेस पर, उस सबस्ट्रेट के बेस पर काम करता है जिस पर वो रिएक्शन करता है। मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एंजाइम कौन सा काम कर रहा है, लैक्टेज। अब वो काम किस पर कर रहा है, लैक्टोज पर, यानी सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज। एक्चुअली क्या है, जो सबस्ट्रेट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसी के नेम के बेस पर हम यहाँ पर एंजाइम का नेम प्लेस करते हैं। मतलब कैसे करते हैं कि लैक्टोज है तो लैक्टोज का बेस क्या ले लिया, सबस्ट्रेट क्या ले लिया, लैक्ट। ठीक है, और उसके एंड में एस लगा देंगे। यानी इसकी जो नेमिंग करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए, हमारे पास सबस्ट्रेट होना चाहिए, सबस्ट्रेट जो है उसके नेम के एंड में एस लगाएंगे। जो भी सबस्ट्रेट है, जिस सबस्ट्रेट पर ये काम कर रहा है उसके नेम के एंड में एस लगाएंगे तो वो नाम बन जाएगा। जैसे लैक्टोज है तो लैक्टोज में ए ओस हटा करके ए एस ही जोड़ देंगे तो लैक्टेज हो जाएगा। ऐसी सुक्रोज है, सुक्रोज में हम ओ एस ही हटा करके ए एस ही जोड़ देंगे तो सुक्रेस हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर माल्टेस है, माल्टोस शुगर है, तो माल्टोस शुगर में अगर हम एंजाइम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, माल्टेस एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये नोमेनक्लेचर है। नॉर्मल नोमेनक्लेचर जो है वो यही होता है कि जो भी यहाँ पर सबस्ट्रेट है, जिस रिएक्टेंट पर एंजाइम रिएक्ट कर रहा है, जिस रिएक्टेंट पर एंजाइम रिएक्ट करेगा उसी के बेस पर उसका नेम दिया जाएगा, उसी सबस्ट्रेट का नाम लिया जाएगा, उस सबस्ट्रेट के नाम के एंड में एस लगाया जाएगा, तो वहां से वो एंजाइम का नाम बन के आएगा। ठीक है, तो लैक्टोज
का लैक्टेस हो गया, सुक्रोज का सुक्रेस हो गया, माल्टोस का माल्टेस होगा, ऐसे यूरिया का डिकम्पोजिशन होगा। अब यूरिया का डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा एंजाइम लगता है हमारे पास? अब यूरिया का नाम क्या होता है? यूरिया का नाम यूरिया होता है, क्या होता है? नई बात थोड़ी। अब यूरिया लिखा है यहाँ पर, अब यूरिया के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? यूरिया के लिए लगेगा यूरिएज, यूरिएज, यूरिएज एंजाइम लगेगा, नॉर्मल सी बात है। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर इट्स कैरेक्टर, यानी कि वो अपने काम के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अपने गुण के लिए स्पेसिफिक होते हैं, विशिष्ट होते हैं। नॉमेनक्लेचर का सीधा सा फंडा है कि जिस सबस्ट्रेट पे काम करेगा, जिस रिएक्टेंट पे काम करेगा, उसी रिएक्टेंट के बेस के नेम के बेस पर उसको ASE ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जहां पर वो जो केमिकल रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है वो सब पर काम करते हैं। यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर केवल एक सब्सटेंस है और एक ही पर काम कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि किसी रिएक्शन में जो एंजाइम होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों रिएक्टेंट पे काम करता है, और वहां पर दोनों रिएक्टेंट के लिए अलग अलग बिहेव करता है। अलग अलग बिहेव करने का मतलब है कि यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल रिएक्शन है, किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एंजाइम एक रिएक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस कर रहा है। यानी एक के लिए तो वो ऑक्सीडेशन का काम करता है, एक को ऑक्सीडाइज कर देता है, एक को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, और दूसरे को वो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराता है। मतलब कहने का क्या है, एक को वो इलेक्ट्रॉन लूज कराता है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है। अब वहां पर वो एक रिएक्टेंट के लिए तो ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है और दूसरे के लिए काम कर रहा है रिडक्शन का। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एंजाइम है उसकी नेमिंग सबस्ट्रेट के बेस पर नहीं देंगे, क्योंकि वो दोनों रिएक्टेंट पर काम कर रहा है, तो वहां पर दोनों में से किस रिएक्टेंट का नेम ले सकते हैं, दोनों का रिएक्टेंट का नेम कंबाइंड नहीं लेंगे। वहां पर हम उसको रिएक्शन बेस्ड नेम देते हैं। रिएक्शन बेस्ड नेम कैसे होता है? जैसे वो उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और उसी रिएक्शन में वो रिडक्शन भी शो कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के लिए उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेस। वहां पर क्या नाम हो जाएगा उसका? वहां पर उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेम जो है ये रिएक्शन बेस्ड है। नॉर्मली जो नाम होता है, नेम होता है, वो जिस रिएक्टेंट पर काम करता है, जिस अभिकारक पर काम करता है, उस अभिकारक के नाम के ऊपर उसका नाम रख देते हैं, रिएक्टेंट के बेस पर उसका नाम रखते हैं, उस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं। लेकिन कभी कभी वहां पर रिएक्शन के बेस पर नाम देते हैं, तो उस रिएक्शन के बेस पर नाम देंगे उसको ऑक्सीडो रिडक्टेस। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई एंजाइम जो है वो किसी एक रिएक्टेंट को बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो वहां पर हाइड्रोलिसिस नाम दे देंगे उसको, हाइड्रोलिसिस, लिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस, HYDROLASES। तो हाइड्रोलिसिस ऐसे करके एंजाइम नाम दिया जाएगा। तो ये अलग अलग पैटर्न होते हैं नेमिंग के। नॉर्मली ये 2 पैटर्न आपके बुक में इंट्रोड्यूस्ड हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पर इस तरीके से आपको बेसिकली समझाया जा रहा है। ठीक है, ये बात हो गई हमारा एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, और उनकी नेमिंग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एंजाइम्स के बाद इसकी मैकेनिज्म आती है। एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे करता है ये? मैकेनिज्म का मतलब सीधा सा इसकी वर्किंग कैपेसिटी, ये क्या करता है ऐसा कि ये रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। इसके पास ऐसा क्या है कि इसके होने से जो रिएक्टेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब यहां से देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स अगर हम देखें तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स में एक्चुअली क्या है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो सीधा सा प्रोसीजर क्या करते हैं कि एक तो वो जो रिएक्टेंट्स हैं उनको सरफेस अवेलेबल कराते हैं। सरफेस अवेलेबल कराएंगे, और सरफेस अवेलेबल कराएंगे तो एक्चुअली क्या है कि वो सरफेस पर आकर के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रेस्ट करते हैं। अब सरफेस पर आकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रेस्ट करेंगे, वहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड्स हैं वो उस कैटलिस्ट के थ्रू बॉन्ड वीक होते हैं, और बॉन्ड वीक होने पर वहां से उनके वीक बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाते हैं उस सरफेस पर। और जैसे ही प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते, प्रोडक्ट फ्रेश बन जाता है, वहां से वो रिलीज हो जाते हैं, हट जाते हैं, और सरफेस वहीं बनी रहती है। ये सरफेस है कैटलिस्ट की, ये सरफेस कैटलिस्ट की है जो प्रोवाइड करा रहा है कैटलिस्ट एंजाइम। अब वो उस पर आकर के रिएक्टेंट
क्या कहते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके वीक बॉन्ड जो है वीक होते हैं, बॉन्ड वीक होकर के और फिर वो वहां से प्रोडक्ट बना करके रिलीज कर देता है। एक्चुअली एक बेसिक थ्योरी है, ठीक है। मेन बात क्या है, मेन बात है कि यहाँ पर एक फैक्टर है, यहाँ पर एक रीजन है जिसको हमको पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। एंजाइम्स एक्चुअली करते क्या है, दे रिड्यूस, एंजाइम्स रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सबसे मेन बात ये है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या है, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर A प्लस बी ये हमारे रिएक्टेंट हैं, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं, और यहां से ये एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट डी, ठीक है। और यहां पर किसके थ्रू बना रहे हैं, ये एंजाइम्स के थ्रू बना रहे हैं, ठीक। अब यहां पर ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, डी बना रहे हैं। अब आप कहोगे सर सी कहां गया, सी की कहानी छोड़ो, पहले ए और बी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन हमने ली है। अब यहाँ पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का मतलब क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक अगर हम देखें तो एक एक हम लोग अपने ऊपर लेकर देखें तो हमको जैसे बोर्ड क्लास पास करनी है, 12th स्टैंडर्ड पास करना है, तो उसमें हमको कितने एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम चाहिए, बोर्ड ने कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट रखा है जिसके बाद ही आप 12th पास माने जाओगे, वो एक रिक्वायरमेंट होगा मिनिमम मार्क्स का, जो है वो एक प्रोसीजर होगा, एक मतलब डेडलाइन होगी कि उसके बाद ही आप पास होगे। वो 33%, 35% कुछ भी हो सकता है। जैसे बोर्ड ने 33% मार्क कर रखा है कि जिसके 33% है वो पास है, 32.99 भी है वो फेल है, इस तरीके का प्रोसीजर होता है। तो वहां पर आप समझो कि वो 33% जो है ना, वो आपके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। उससे कम एनर्जी अगर जाएगी तो आप मतलब उससे कम पे तो आप प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते, आप 12th में ही रह जाओगे, आप आगे सर्वाइव नहीं करोगे, नीट जेई कहीं भी आप कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी परसेंट, मतलब कितने पर डिक्लेयर कर रखी है, 33% पर डिक्लेयर कर रखी है, ठीक है। अब वहां पर क्या होता है कि अब जैसे एक पर्टिकुलर बोर्ड में 10 लाख बच्चा अपेयर हो रहा है 12th एग्जाम में, तो वहां पर अब 10 लाख के 10 लाख बच्चे पास नहीं होंगे। अब उसमें से पता चला कि 7,50,000 यानी 7.5 लाख बच्चे पास हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि वो 7.5 लाख बच्चे वो हैं जिनका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के पार, बिलो, मतलब वो पार निकल गए, 33% से पार निकल गए, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से पार निकल गए, यानी वो 12th पास करके आगे के क्लासेस में, आगे के वर्किंग में पहुंच गए। लेकिन वो 2.5 लाख बच्चा कहाँ रह गया, वो बिलो रह गया। इसका मतलब क्या है कि वहां पर उनकी परसेंटेज, जो 2.5 लाख बच्चा है उनकी परसेंट 0 से 33 के बीच में है, ठीक है। अब क्या होता है कि बोर्ड डिसाइड करता है कि हम इस 33% मार्क्स को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब पासिंग मार्क्स लाइन को हम रिड्यूस कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि हम पासिंग मार्क्स लाइन को 25% पे कर देते हैं। अब कितने पे ले आए वो, 25% पे। अब 25% पे ले आए तो इसका मतलब क्या होगा कि अब वो जो पासिंग आउट बच्चे हैं, अब तक कितने थे, जो 33% पे थे, 7.5 लाख। अब क्या हुआ, वो बच्चे भी पास हो जाएंगे जो कितने पर होंगे, जिनका परसेंटेज 25% और उससे ऊपर है। पता चला कि 1 लाख बच्चे और आ गए। तो अब 10 लाख बच्चे बैठे थे तो कितने पास हो गए, 7.5 लाख। तो वो 33% से ज्यादा थे, और 1 लाख वो जो 25% से ज्यादा थे। तो यानी टोटल कितने पास हो गए, 8.5 लाख। प्रोडक्ट का रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, वहां से प्रोडक्ट ज्यादा प्राप्त मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये एंजाइम करता है। कैसे करता है वो देख लो। अब इस रिएक्शन को हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एक्चुअली क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हम जो रिएक्शन रेट देखते हैं, और वाई एक्सिस पर हम देखते हैं एनर्जी। इसको हम प्लॉट करते हैं एनर्जी पर, और यहाँ पर ये रिएक्शन की स्पीड या रिएक्शन का रेट है, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, अब इनका पर्सनल कोई एनर्जी होगा, रिएक्टेंट कुछ अपने पास एनर्जी पजेस करते हैं, इनका खुद का कुछ एनर्जी होगा, और ऐसे ही किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में, और इसका भी कोई एनर्जी लेवल होगा।
कि दोनों में एनर्जी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एनर्जी लेवल यहाँ पर जो है ये रिएक्टेंट का है, A प्लस बी का, ये एनर्जी लेवल किसका है यहाँ पर, रिएक्टेंट का। और यहाँ से ये रिएक्टेंट जो है ये इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन करके और इस तरीके से ये यहाँ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये क्या बन गया, D। मतलब क्या है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल जो है ये हमारा प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल है। और यहाँ पर ये दोनों के एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये एनर्जी डिफरेंस है। एक्चुअली ये डिफरेंस आता ही आता है, यानी नॉर्मली रिएक्शन या तो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, यानी ये जो ग्राफ है वो नीचे भी जा सकता है और ये ग्राफ यहाँ पर भी रह सकता है। इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस से ही डिसाइड होता है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। वो बाद की चीजें है, उसका डिसीजन बाद में लेंगे, पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये हुआ क्या है। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये रिएक्टेंट डायरेक्ट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो वहां से पहले एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं C, जो इस एनर्जी लेवल पर होता है, और इस एनर्जी लेवल को ही कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये जो C पॉइंट है ये एक कॉम्प्लेक्स है जो A और B के कॉम्बिनेशन से बना है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं EA। क्या कह रहे हैं, EA। यहाँ पर EA जो है दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन वो है जिसमें एंजाइम नहीं है, इसमें कहीं पर एंजाइम दिख रहा है क्या, इसमें कहीं एंजाइम नहीं है लेकिन जब एंजाइम आएगा तो वो क्या करेगा, क्या बोला है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम में मेन बात क्या है, एंजाइम्स रिड्यूस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। वो इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब इस लेवल को ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा। यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है यानी 1000 मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो क्या 1000 के 1000 यहाँ पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब है कि जितने स्टूडेंट्स होते हैं क्या सबका वर्किंग लेवल एक ही जैसा होता है, सबका माइंडसेट एक जैसा होता है, सबकी परसेंटेज एक जैसी होती है क्या, नहीं होती ना। किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है, मतलब कहने का किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, सबका माइंडसेट एक जैसा नहीं होता है। ऐसे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन सबकी एनर्जी सेम नहीं है। यानी कहने का मतलब है केवल वही रिएक्टेंट डी में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो कहां तक पहुंचेंगे, सी तक पहुंचेंगे, ठीक है। अब यहां पर एंजाइम क्या कर रहा है, अब एंजाइम क्या करता है कि यहां से स्टार्ट करके वो एक ये बाईपास दे देता है, ले भाई फटाफट निकल, कोई जरूरत नहीं वहां तक जाने की। कहने का मतलब क्या है, यहां से ये बाईपास आ गया, बाईपास आ गया तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू जो है वो यहीं पर आकर खत्म हो गई, यहीं पर आ गई, नहीं आ गई, इसको हम बोलेंगे EA1, ठीक है। EA1 जो है वो भी क्या है, वो है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस्ड बाय एंजाइम, रिड्यूस्ड बाय एंजाइम, यानी जो एंजाइम ने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिड्यूस करी है वो यहाँ पर है। अब आप सोचो, खुद सोचो इस चीज को कि मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उनको यहाँ तक जाने में पावर ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब जो यहाँ तक पहुंच पाएगा वही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर एंजाइम ने क्या करा, ये यहाँ से बाईपास कर दिया। अब बाईपास कर दिया तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल यहीं से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डी में हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमको ज्यादा मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, एंजाइम्स की। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एक्चुअली मैकेनिज्म में क्या होता है कि एंजाइम्स जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस कर देते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस करते हैं इस तरीके से वो, जिससे क्या होता है ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो रिएक्टेंट के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सुक्रोज है, ठीक है। अब सुक्रोज से हमको नॉर्मली ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। सुक्रोज से हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो मिलता है उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA की वैल्यू वो होती है 6.22 किलो जूल
मोर इनवर्स। ये वैल्यू नॉर्मली है, ये नॉर्मल वैल्यू है जब सुक्रोज को बिना एंजाइम के हम डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। मतलब वही सुक्रोज मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट होंगे जिनके पास कितनी एनर्जी होगी 6.22 किलोजूल पर मोल। लेकिन जब यहां पर हम इन्वर्टेस या सुक्रेस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, इन्वर्टेस या सुक्रेस एंजाइम लगा देते हैं, तो क्या होता है कि ये वैल्यू जो है EA की वो EA1 में कन्वर्ट होती है और EA1 की वैल्यू जो है वो यहां पर आ जाती है 2.15 किलोजूल पर मोल, किलोजूल मोल इनवर्स, इस तरीके से। अब देखिए 6.22 से कितना नीचे आ गया, 2.15 पर आ गया, तो रिड्यूस हो गया कि नहीं हो गया। बात सीधी सी है कि यहां पर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है नॉर्मल केस में कितना चाहिए 6.22, लेकिन जब इन्वर्ट जो एंजाइम आ गया, इन्वर्टेस आ गया, तो वहां वैल्यू कितनी होगी 2.15 किलोजूल पर मोल। यानी ये इसने क्या करा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। ये हमारा एंजाइम्स के बारे में है। तो एंजाइम्स यहाँ पर आकर के हमारे क्लियर होते हैं। ये हमारा तीसरा बायोमोलिक्यूल था। कार्बोहाइड्रेट क्लियर कर लिए हमने, प्रोटीन्स क्लियर कर लिए हमने, और हमने क्लियर कर लिए एंजाइम्स, ठीक है। इसके बाद अगला जो बायोमोलिक्यूल्स आएंगे वो हमारे होंगे विटामिन, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं विटामिन पर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चंस है, तो वो आप कमेंट्स में आकर बोल सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।